हाँ, अभी भी आपको स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. Okay. Yes. In the last class, sir. we have done till recruitment process. The last point of objective of recruitment was left. So what was the objective of recruitment? The objective of recruitment is to identify and attract potential employees with the necessary characteristics of qualification in the advocate number for the job available. It locates available people for the job and invite them to apply for the job in an organization. In other words, the essential objective of recruitment is to create a pool of the prospective job candidates. अपन ने पूरा जब टॉपिक करा था रिक्रूटमेंट वाले टॉपिक के अंदर यही था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कल कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस. पॉजिटिव प्रोसेस का मतलब कि रिक्रूटमेंट में अपन लोगों को एक्सेप्ट करने का, लोगों की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, तो ये पॉजिटिव प्रोसेस होते हैं. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मेरे को अगर 5 जॉब पोजीशन चाहिए तो उन 5 जॉब पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकें जो भी एलिजिबल है. जितने भी एलिजिबल और क्वालिफाइड एम्प्लॉइज हैं वो मैक्सिमम नंबर के अंदर उस जॉब पोजीशन के ऊपर अप्लाई कर सकें, सो दैट नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं उन, जैसे मान लो 50 एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो उन 50 एप्लीकेशन में से जो टॉप 5 कैंडिडेट्स हैं उन टॉप 5 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर सको. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस, टोटल प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. देन नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन. नाउ selection is a process of identifying and choosing the best person out of the number of prospective candidates for a job. जो अपन ने सेकंड स्टेप के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्ट करे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो जॉब एप्लीकेशन रिसीव हुई, उन रिसीव जॉब एप्लीकेशन में से जो बेस्ट पर्सन अपनी जॉब को, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, उस एम्प्लॉय को चूज करना, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. Selection is the process of choosing from among the pool of the prospective job candidates developed at the stage of recruitment. It is a negative process because the candidate are required to take a series of employment tests and interviews at every stage. इसको मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉट्स के क्वेश्चन के लिए. सीधा हॉट्स का क्वेश्चन आता है इसमें से 6 मार्क्स का कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. कमेंट. तो आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को पूरा अच्छे से दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा. यही क्वेश्चन अपने से 5 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि कितना आंसर चाहिए. मैंने आपको जैसे बताया कि बीएसटी के अंदर जो आंसर्स होते हैं वो मल्टीपल कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन मल्टीपल कैटेगरी के अंदर आ सकता है, डिपेंडिंग कि आपको कितना आंसर डिमांड कर रहे हैं आपसे. ठीक है, जिसको यहाँ से मार्क कर लेना. It is a negative process because the candidates are required to take a series of employment tests and interviews. At every stage, many are eliminated and few move on to the next stage until the right type is found. Those who are able to successfully negotiate the test and the interviews are offered an employment contract, a written document containing the offer of employment, the terms and condition and the date of joining. जो फाइनल सारे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट और इंटरव्यूज के बाद में जो फाइनल कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, उनसे फिर उनको क्या ऑफर किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाता है. और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू द जॉब इज रिटन एंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज ऑल्सो रिटन. ठीक है. देन नेक्स्ट, even in case of highly specialized jobs where the choice space is very narrow, the rigor of the selection process serves two important purposes. It ensures that the organization get the best among the available. कोई भी organization में selection process के दो targets होते हैं, एक तो कि जो best employee है वो select हो, and it enhances the self-esteem and prestige of those selected employees and conveys to them the seriousness with which the things are done in the organization. और दूसरा मोटिव क्या होता है कि जो भी अपने एम्प्लॉय सेलेक्ट हो रहे हैं उनका एक तो सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करना कि आउट ऑफ 50 कैंडिडेट्स आई एम बीइंग सेलेक्टेड, तो एक अलग ही प्राउड वाली फीलिंग आती है खुद के अंदर. प्लस टू कन्वे देम द सीरियसनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ विच दे हैव टू डू द वर्क इन फ्यूचर. फ्यूचर में अब उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने सीरियसनेस के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि कितना रिग्रेस सिलेक्शन प्रोसीजर था, उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय सेलेक्ट हो रहा है, दैट मीन कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही प्रिसाइजली काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जो इतना सिलेक्शन प्रोसेस, इतना हेवी सिलेक्शन प्रोसेस कर रही है, तो वो उससे जॉब करने की जो
जॉब करने का जो तरीका होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। एक अगर मैं रैंडमली किसी भी आदमी को रिक्रूट कर रहा हूँ तो उसको जॉब की वैल्यू ही बतानी पड़ेगी कि मेरे लिए जॉब की कोई वैल्यू है, तो रैंडम सिलेक्शन हो गया। और अगर कोई हैवी इंटरव्यूज, हैवी टेस्ट और उनके बाद में आदमी कोई सेलेक्ट होता है, कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, तो उसको उसकी जॉब की बहुत अहमियत होती है। दैट मीन्स कि उसको पता पड़ता है कि मैंने कितनी मुश्किलों से मेरे को ये जॉब मिली है, तो वो जॉब की जो सीरियसनेस है उसको मेंटेन करके रखता है अपने पास में। देन नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस में स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर से फटाफट देख देख के सेलेक्ट करना है कि जैसे मैंने कोई जॉब पोजीशन निकाली मैनेजर की पोस्ट के लिए, और उसके लिए मैंने मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी थी, यू हैव टू बी अ एमबीए इन फाइनेंस। आप फाइनेंस के अंदर आपका एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, वही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। मगर लोग अप्लाई तो बहुत सारे लोग करते हैं जिन्होंने चाहे जिनके पास ये डिग्री हो या ना हो। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, बेसिक ऊपर से फटाफट एप्लीकेशन देख देख के मैं निकालता रहता हूँ। आउट ऑफ 50 एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितने लोग एक्चुअल में एमबीए फ्रॉम फाइनेंस है। जो एमबीए फ्रॉम फाइनेंस होंगे उनको उनकी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना आउट ऑफ द 50 इज नोन एज स्क्रीनिंग। It may continue even after the offer of employment, acceptance and joining of the candidate. It is so because the process of selection, like any other managerial decision, involves judgment about the performance potential of the candidate. The effectiveness of the selection process would ultimately be tested in terms of on the job of the chosen person. जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो केवल रिक्रूटमेंट होने के बाद, मतलब ये जब उसको ऑफर लेटर इशू कर देते हैं, केवल ऑफर लेटर देने तक ही नहीं होता, ऑफर लेटर देने के बाद में जब वो जॉब ज्वाइन कर लेता है तब भी सिलेक्शन प्रोसेस चलता रहता है। जो सिलेक्शन कमेटी है वो उस एम्प्लॉय को ऑन द जॉब कंटिन्यू असेस करती रहती है। इसीलिए आप लोगों को मालूम है हर जगह के ऊपर क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है। व्हाट यू मीन बाय प्रोबेशन पीरियड? प्रोबेशन पीरियड मीन्स कि आपने नई जॉब ज्वाइन करी। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग प्रोबेशन पीरियड होता है, किसी का 3 महीने होता है, किसी का 6 महीने होता है, किसी का 1 साल होता है। कि 1 साल वो आपके ऊपर वॉच रखेंगे। अगर उनको 1 साल के अंदर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है तो फिर वो आपको कंटिन्यू करेंगे, दैट मीन्स वो आपको परमानेंट एम्प्लॉय बना देंगे। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती तो आपका प्रोबेशन पीरियड के अंदर दे हैव द राइट टू डीसेलेक्ट यू। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड का मतलब ही यही होता है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो एंड तक चलता रहता है आफ्टर द सिलेक्शन एंड आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो आपकी स्क्रीनिंग करती रहती है, आपको चेक करती रहती है कि आपकी परफॉर्मेंस किस अकॉर्डिंग है, और अगर आपकी परफॉर्मेंस सही होती है तब फिर आप फाइनली सेलेक्टेड होते हो और आपको परमानेंट सर्टिफिकेट मिलता है। देन नेक्स्ट स्टेप इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। Placement. Joining a job marks the beginning of socialization of the employee at the workplace. This is called placement. जब भी कोई एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन कर लेता है, वो ज्वाइन करने को अपन क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट कहते हैं। और ओरिएंटेशन मीन्स जब नए एम्प्लॉय को अपन अपनी दूसरे एम्प्लॉयज के साथ में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन के साथ में, पॉलिसीज के साथ में जब अपन उसको फैमिलियर कराते हैं, दैट इज नोन एज ओरिएंटेशन। नया एम्प्लॉय कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट होता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में घुमाया जाता है एक बार कि आप ऑर्गेनाइजेशन देखो कैसी है ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से एम्प्लॉयज कहाँ पे बैठे हैं, कौन कौन क्या क्या एम्प्लॉय है, किस पोस्ट के ऊपर है। एक जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन सेशन होता है, वो इंट्रोडक्शन सेशन क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन पढ़ो, देखो। द एम्प्लॉय इज गिवन अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी and is introduced to his superiors, subordinate and colleagues. He is taken around the workplace and given the charge of the job for which he has been selected. This process of familiarization is very crucial and may have a lasting impact on his decision to stay or on his job performance. Orientation is introducing the selected employee to other employee and familiarizing him with the rules and policies of the organization, जो मैंने बताया आप लोगों को। देन नेक्स्ट स्टेप, आप लोगों को आवाज आ रही है ना एकदम क्लियर? यस सर। यस, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ व्हाट यू मीन बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? जो भी मेरे सेलेक्टेड एम्प्लॉयज हैं या जो ऑलरेडी वर्किंग करने वाले एम्प्लॉय जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उनको
अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए या कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उनको किसी और ट्रेनिंग की जरूरत है, तो कंपनी को उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। ट्रेनिंग से मतलब जैसे कोई मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर किसी को रिक्रूट करा, तो एक बेसिक एलिजिबिलिटी जो उसके अंदर थी, वो बेसिक एलिजिबिलिटी के साथ में वो रिक्रूट हो गया। अब आपकी कंपनी ने आपकी स्कूल का, जैसे आप मान लो मैं स्कूल की बात करूं, तो स्कूल में कोई ऑफिस स्टाफ रिक्रूट हुए जो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करेगा, ठीक है, पेपर सेट करना, सारा डॉक्यूमेंटेशन और इन सब चीजों का काम करेगा कंप्यूटर के ऊपर। अब उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या थी कि वो बेसिक क्वालिफिकेशन कंप्यूटर में डिप्लोमा करा हुआ होना चाहिए। कंप्यूटर में डिप्लोमा करा हुआ था, मैंने उसको रिक्रूट कर लिया और स्कूल के अंदर। अब स्कूल ने अपना कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना रखा है, जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर स्कूल का सारा काम होता है, जैसे फीस जमा कराने का, स्टूडेंट प्रोफाइल का, एग्जाम की मार्कशीट तैयार करने का, मार्क्स एंटर करने का, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है स्कूल का, जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर ये सारे काम होते हैं। अब वो तो स्कूल का सॉफ्टवेयर है, तो मेरे को उस एम्प्लॉय को अच्छे से अगर वो काम करवाना चाहता हूँ मैं उससे, तो मुझे पहले उस एम्प्लॉय को उस सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे इनपुट डालने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ पे फिगर्स डालने पड़ते हैं, कहाँ पे पासवर्ड लगाने हैं, कहाँ पे सिक्योरिटी लगानी है, वो सारी चीजें मुझे उस एम्प्लॉय को सिखानी पड़ेगी, तब वो मेरी स्कूल की सॉफ्टवेयर के साथ में अच्छे से काम कर पाएगा। तो दिस इज नोन एज ट्रेनिंग, कि मेरे को अगर किसी एम्प्लॉय को और फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है टू गेट बेटर परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट, तो मुझे उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराने की जरूरत है। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। Training and development is an attempt to improve the current or future employee performance by increasing an employee's ability to perform through learning, usually by changing the employee's attitude or increasing his or her skills and knowledge. What people seek is not simply a job but a career. Everyone must have the opportunity to rise on the top. The best way to provide such an opportunity is to facilitate employees' training. Organizations have either in-house training or have formed alliances with training and educational institutes to ensure continuing learning of an employees. ये चीज अभी अपन, ये पूरा जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, ये पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आगे के चैप्टर के अंदर आएगा, तब अपन पढ़ेंगे इन हाउस ट्रेनिंग एंड ये आउट हाउस ट्रेनिंग। इन हाउस ट्रेनिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपन एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आउट हाउस ट्रेनिंग मतलब कि एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं बाहर जाके ट्रेनिंग लेके वापस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आ रहा है। देन नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशंस टू बेनिफिट इन टर्न if employee motivation is high, their competencies are strengthened, they perform better and thus contribute more to organizational effectiveness and efficiency. By offering the opportunities for career advancement to their members, organizations are not only able to attract but also retain its talented employees. वही चीज जो मैंने आपको बताई कि अगर मैं उनको प्रॉपर पर्टिकुलर टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड करता रहूंगा तो उनका सेल्फ मोटिवेशन इंक्रीज होगा, उनकी कॉम्पिटेंसीज इंक्रीज होगी, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स हिज करियर, और वो क्या होगा, वो और ज्यादा मोटिवेशन के साथ में ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल करेंगे। देन नेक्स्ट, ट्रेनिंग। इसके अब देखो डेफिनेशंस देखो दोनों की। Training is the process by which aptitude, skills and abilities of employee to perform specific jobs are increased. It is a process of learning new things and application of knowledge. It attempts to improve the performance of employee on the current job and prepare them for any intended job. ठीक है, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि करंट जॉब में रहते हुए उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, या कोई आगे फ्यूचर में जो जॉब उसको मैं अप्लाई मतलब देने वाला हूँ, उस नेक्स्ट जॉब के लिए उसको तैयार करना। देन डेवलपमेंट refers to the learning opportunity designed to help employees grow. It means growth of an individual in all respect. ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब सिंपल है कि वही एम्प्लॉयज के अंदर उसकी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रो करना और उसका उस इंडिविजुअल की ग्रोथ प्लान करना। ये आपको बेसिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस दे रखा है, आप एक बार रीड कर लेना। ये जो आपकी पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग एक बार रीड कर लेना। देन नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाम से समझ में आ रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है।
परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स कि आपका परफॉर्मेंस आप अप्रेज होता रहता है, आपका जो आपका पेमेंट है, हर चीज़ है वो अप्रेज होती रहती है, आपकी जॉब पोजीशन अप्रेज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन दी जॉब परफॉर्मेंस। जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी जॉब के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल मिलता जाएगा। आफ्टर द एम्प्लॉय हैव अंडरगोन a period of training and they have been on the job for some time, there is a need to evaluate their performance. All organizations have some formal and informal means of appraising their employees' performance. Performance appraisal means evaluating an employee's current or past performance as against certain predetermined standards. एक स्टैंडर्ड सेट होते हैं, जैसे आपके कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसमें स्टैंडर्ड सेट है कि 1 घंटे के अंदर एक एम्प्लॉय 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है। अब एक्चुअल में अगर वो एम्प्लॉय 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब वो 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। अगर वो 100 से कम यूनिट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो 50 से कम यूनिट्स बना रहा है, तो वो अपनी 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहा। अगर 50 से ज़्यादा यूनिट्स बना रहा है 1 घंटे में, तो वो अपनी 100% से भी ज़्यादा काम कर रहा है। तो कुछ ऐसे बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं जिन बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया एक फॉर्म होता है, ये पूरा एक मतलब एक पूरा प्रोसीजर होता है जो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जिस तरीके से मतलब जितने भी कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, उन कॉर्पोरेट्स में KRA के बेसिस के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। KRA मीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। उसमें क्या होता है, आप अलग अलग मतलब अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग कैटेगरीज क्वार्टरली या मंथली बना हुआ होता है। उसमें फिर आपको 1 to 10 पॉइंट्स देता है आपका जो मैनेजर होता है कि आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो आपको पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट्स की लिमिट होती है कि आपको मिनिमम इतने पॉइंट्स स्कोर करने होते हैं। अगर आपने इतने पॉइंट स्कोर कर लिए तो वो आपकी 100% एफिशिएंसी है। उससे कम आपने करें पॉइंट स्कोर तो वो आपकी मतलब बिलो 100% काम कर रहे हो आप, और उससे ज़्यादा करें तो अबव 100% काम कर रहे हो। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं जिस जिस जिन मेथड्स के बेसिस के ऊपर वो आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करती है या चेक करती है। The employee is expected to know what are the standards and the superior is to provide the employee feedback on his or her performance. The performance appraisal process therefore will include defining the job, appraising performance and providing feedback. इसमें स्टेप, ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला स्टेप है, इसमें कौन कौन से 3 पॉइंट आते हैं। पहले एम्प्लॉय को उसकी जॉब पोजीशन समझाना कि उसको बेसिकली जॉब में करना क्या है। देन सेकंड, उसकी जॉब को मतलब जो भी उसकी परफॉर्मेंस है उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, चेक करना। और थर्ड, जो भी उसका फाइनल आउटपुट आया
हेलो हेलो यस सर। आप लोगों को कहाँ तक सुना आप लोगों ने लास्ट? एटलीस्ट रिप्लाई फास्ट। कहाँ तक सुना आप लोगों ने? फीडबैक। सॉरी निकिता फटाफट बताओ कहाँ तक आवाज आई थी लास्ट? कहाँ से मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था मुझे पता नहीं पड़ा। सर फीडबैक। फीडबैक तक? अच्छा पूरा हो गया था, ठीक है ठीक है। मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक। हाँ तो प्रोवाइडिंग फीडबैक मैंने बताया कि फीडबैक प्रोवाइड करते हैं अपन जो भी उनकी परफॉर्मेंस होती है उस बेसिस के ऊपर। देन लास्ट पॉइंट, सॉरी 7th पॉइंट, प्रमोशन करियर प्लानिंग। प्रमोशन refers to the promotion refers to being placed in a position of increased responsibility. They usually mean more pay, more responsibility and job satisfaction. प्रमोशन का मतलब हर कोई समझता है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि जिस पोस्ट के ऊपर वो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा है उससे अपर पोस्ट के ऊपर उसको प्रमोट कर देना, जिससे उसकी पेमेंट भी इंक्रीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है एंड जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होता है। It becomes necessary for all organizations to address career-related issues and promotional avenues for their employees, because by offering the opportunity for career advancement to their members, organizations are not only able to attract but also retain its talented employees. Therefore, managers need to design activities to serve employee long-term interest also. They must encourage employee to grow and release their full potential. Promotions are an integral part of people's career. देखो प्रमोशन का मतलब क्या हुआ, क्या समझा है इस पॉइंट के अंदर कि प्रमोशन केवल एम्प्लॉयज के लिए जरूरी नहीं होता, प्रमोशन मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी होता है टू रिटेन हिज टैलेंटेड एम्प्लॉयज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करा, ठीक है, मेरे 10 एम्प्लॉयज की मेरी टीम है, उन 10 एम्प्लॉयज में 3 एम्प्लॉयज या 2 एम्प्लॉयज इतने टैलेंटेड हैं जिनकी वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है और वो मेरा काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब अगर मैं उनको प्रमोट नहीं करूंगा या मैं उनको करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करूंगा इन फ्यूचर में अपग्रेड करने की, तो क्या होगा, वो अपनी जॉब एक टाइम के बाद में क्या करेंगे, जब उनको लगेगा कि यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं है, जिस पोजीशन पे मैं काम कर रहा हूँ उसी पोजीशन पे मैं जिंदगी भर सालों साल काम करता रहूंगा, मेरी कभी भी ग्रोथ नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, जॉब स्विच कर लेगा, वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में हाई पोस्ट के ऊपर स्विच हो जाएगा। और अगर मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, आगे से आगे बढ़ने का मौका दे रही है, आगे से आगे प्रमोट कर रही है, तो वो मेरा एम्प्लॉय उसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम करेगा, क्योंकि उसको मालूम रहेगा कि अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है तो मेरे को यहाँ पे प्रमोशन मिलता रहेगा, तो मैं ऊपर इंक्रीज होता जाऊंगा पोस्ट के ऊपर। तो प्रमोशन और करियर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज कंपनसेशन। Compensation refers to all form of pay or reward going to employees. It may be in the form of direct financial payments like wages, salaries, incentives, commission, and bonuses, and indirect payment like employer paid insurance and vacations. Compensation का मतलब क्या हो गया? Compensation means जो भी फॉर्मल जिस भी फॉर्म के अंदर उनको कोई पेमेंट मिल रहा है या रिवॉर्ड मिल रहा है किसी भी एम्प्लॉय को, तो इट इज अ टाइप ऑफ कंपनसेशन। डायरेक्ट कंपनसेशन क्या होते हैं? डायरेक्ट कंपनसेशन जैसे वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव प्रोवाइड करना, कमीशन प्रोवाइड करना, बोनसेस देना, दीज आर डायरेक्ट इंसेंटिव्स जो इन कैश पेमेंट होता है। एंड सम आर इनडायरेक्ट पेमेंट्स लाइक एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस, के आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपका इंश्योरेंस करवा रखा है, कंपनी आपके इंश्योरेंस के पैसे पे कर रही है, या आपको कंपनी किसी वेकेशन के ऊपर भेज रही है, तो दीज आर नोन एज इनडायरेक्ट compensations, and which they pay in cash, these are known as direct compensations. Type of direct financial payments
टाइम बेस्ड वेज प्लान एंड परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान, ये दो प्लान होते हैं जिन बेसिस के ऊपर आपका पेमेंट डिसाइड होता है। तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन टाइम बेस्ड वेज प्लान। अ टाइम बेस्ड वेज प्लान मींस सैलरी एंड वेजेस आर पेड आइदर डेली, वीकली, मंथली और एनुअली। टाइम बेसिस का मतलब कि टाइम के बेसिस के ऊपर, जैसे हर महीना कंप्लीट होने के ऊपर आपको सैलरी मिलेगी, या हर हफ्ता कंप्लीट होने पे सैलरी मिलेगी, या जो डेली के मजदूर होते हैं तो उनको हर दिन खत्म होने पे सैलरी मिलती है। तो इट डिपेंड्स कि टाइम बेस्ड वेज प्लान चल रहा है आपका या परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान चल रहा है। परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान के अंदर क्या होता है कि आपको एक काम अलॉट हो जाता है, वो काम हो जाएगा कंप्लीट तो आपको सैलरी मिलेगी। मतलब अब वो काम करने में आपको चाहे एक दिन लगे, चाहे एक हफ्ता लगे, चाहे एक महीना लगे, जब वो काम कंप्लीट होगा तब आपको सैलरी मिलेगी। दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड। और टाइम के बेसिस पे, मंथ के बेसिस के ऊपर आपको अगर पेमेंट मिल रहा है, या वीक के बेसिस के ऊपर, या डेली बेसिस के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा, टाइम बेस्ड वेज प्लान। सेकंड अपना है परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान्स मीन सैलरी एंड वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू पीस वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर मे बी पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय हिम और हर। मैंने बताया जितनी यूनिट्स, जितना जो काम आपको अलॉट हुआ है, उस काम के अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको पेमेंट मिल रहा है तो वो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाएगा, और टाइमली बेसिस के ऊपर मिल रहा है तो वो टाइम बेस्ड हो जाएगा। देन नेक्स्ट, मेथड टू कैलकुलेट द कंपनसेशन। Method to calculate the compensation under various incentive plans to reward performance are: first, certain pay plans can be created which are a combination of time-based plus incentive for higher performance. Various plans may be formulated for paying employee time-based wage or salary as well as performance-based financial incentive and bonus and employee benefit. ये सिंपल दे रखा है कि मेथड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके के मेथड फॉलो कर सकती है, जहाँ पे वो टाइम बेस्ड इंसेंटिव भी, मतलब टाइम बेस्ड पेमेंट भी करे, प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी पे करे हायर परफॉर्मेंस के लिए। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहाँ पे क्या होता है कि आपके हर महीने की, जैसे कोई एम्प्लॉई है तो हर महीने की सैलरी तो फिक्स है कि आपको 50,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिल रही है, और एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर या एवरी 6 मंथ आपका परफॉर्मेंस मतलब चेक किया जाएगा सारे एम्प्लॉइज का, और जो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ होगा या बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द क्वार्टर होगा या बेस्ट परफॉर्मर ऑफ 6 मंथ होगा, उसको एक महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी या 15 डेज की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो ये क्या हो गया, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल प्लस टाइम का कॉम्बिनेशन हो गया कि आपको हर मंथ अपनी सैलरी तो मिल ही रही है टाइम बेसिस के ऊपर, प्लस आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस करोगे तो उस परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आपको और एडिशनल पेमेंट्स मिलेंगे। ठीक है। फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ एनी प्लान, कंपनसेशन एक्सेट्रा आर लीगल फैक्टर्स, लेबर लॉ, लेबर यूनियन, कंपनी पॉलिसी एंड इक्विटी प्रिंसिपल। ये चारों चीजें क्या है मैं समझा देता हूँ। ये फैक्टर्स हैं अलग अलग जिनके बेसिस के ऊपर पेमेंट डिसाइड किया जाता है। लेबर लॉ और लेबर यूनियंस का मतलब क्या होता है, लेबर यूनियन और लेबर लॉ कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का लेबर लॉ बना हुआ है, और कंपनी पॉलिसी, तीनों चीजें सेम है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग ही आप पेमेंट करोगे। एक होता है इक्विटी प्रिंसिपल। इक्विटी प्रिंसिपल मतलब कि जो मेल एम्प्लॉयज है और फीमेल एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अगर मान लो मेरी कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे मैंने अलग अलग वर्कर्स रखे हुए हैं कंस्ट्रक्शन यूनिट के लिए, तो वहाँ पे मेल वर्कर और फीमेल वर्कर दोनों को सेम तरीके का पेमेंट मिलना चाहिए। दिस इज इक्विटी प्रिंसिपल। ठीक है। देखो ये आपको एक फ्लो चार्ट की से बता रखा है कि सिलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। सबसे पहले ये एप्लीकेंट है, ये एप्लीकेंट ने रिक्रूटमेंट के लिए अपने मतलब एप्लीकेशन लगाई, फिर उसका सिलेक्शन हुआ, देन उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड हुई। इस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है किसी भी एम्प्लॉय का। ये टॉपिक आपका यहीं पे एंड होता है। ठीक है। इस टॉपिक के अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपन कल करेंगे, प्लस इसमें इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक अपन कल ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा लिसन केयरफुली, आपका जो सिलेबस है टर्म 1 का, उसमें स्टाफिंग चैप्टर अभी कंफर्म नहीं है कि स्टाफिंग चैप्टर आएगा। मैं स्टाफिंग को इंक्लूड करवा रहा हूँ, इसलिए स्टाफिंग जो आपका पहले अगर आपको सिलेबस दिया हुआ
अगर मैम ने सिलेबस दिया है तो पहले के सिलेबस के अंदर स्टाफिंग इंक्लूडेड नहीं है। अभी मैं बात कर रहा हूँ स्टाफिंग भी इंक्लूड कर दे मैं आपके अभी टर्म एग्जाम के लिए, इसलिए स्टाफिंग चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है और जो भी मटेरियल है आपके पास में वो क्वेश्चंस कर लेना। इसका क्वेश्चन बैंक भी मैं बना के ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा और कल अपन इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसका आगे का टॉपिक कल ही पढ़ेंगे।